आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यह लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है। पहला सवाल, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो यह कहा था थेओसिडाइसिस ने कहा था। थेओसिडाइसिस ने कहा था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है पूरा। अगला सवाल, द हिस्टरीज के रचनाकार कौन था? तो हेरोडोटस था। अगला सवाल, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही अर्थों में हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका था? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन कार्ल मार्क्स का था। हम इतिहास को यही सिखाते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसने कहा? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो यह हेगेल का कथन है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन कार्ल मार्क्स का था। उनके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसका आंसर इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यह आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह कार्ल मार्क्स है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप बने रहे, यह वीडियो फुल देखिए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के प्रक्रियाओं को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रियाओं को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वैतवादात्मक भौतिकवाद से समझाया है। इतिहास विगत की राजनीतिक है। इतिहास विगत की राजनीति के यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के बीच संघर्ष में सर्वग्रीय सर जॉन सीले द्वारा किया गया है कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। जॉन सीले एक निबंधकार और इतिहासकार था। इसका जन्म 1834 में लंदन में हुआ था। सुमेलित कीजिए। अशोक 60, अब ए, बी पर ट्रेवेलियन, सी पर कॉलिंगवुड, चौथा पर डी पर ब्यूरी। इसमें कौन कथन किसने बोला था? इसको मिलान करना है। तो अशोक 60 ने यह कथन बोला था, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। मतलब ऑप्शन ए के 3 होगा, तो एक ही ऑप्शन है।
ठीक, तो बी के 4 होगा। ट्रेवेलियन बोला था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड बोला था संपूर्ण इतिहास के विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने बोला था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, किस ने इतिहासकार दर्शन शास्त्री ने कहा था? तो इसका आंसर बेनेडिटो क्रोचे है। उनके बारे में यहाँ पर जानकारी है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वर्ता है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वर्ता है? यह किसने कहा था? तो E.H. कार ने कहा था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली BC किसका संक्षिप्त है? BC माने बिफोर क्राइस्ट होगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले को BC कहा जाता था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली AD का पूर्ण रूप होती है एनो डोमिनी होता है। ऑप्शन है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद AD कहा जाता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व मतलब होगा वर्ष 50 ईसा पूर्व के बाद आता है, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 1015 ईस्वी जो आता है यह किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत कब इसका स्थापना हुआ है? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में मतलब 1 के 4। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में मतलब 1 के 4। और शक संवत 78 ईस्वी में बी के 3। और गुप्त संवत 320 ईस्वी में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 320 ईस्वी में, जबकि कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे वीडियो में बने रहें। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, तब विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग संवत पर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है, जिसकी स्थापना कनिष्क ने किया था। और यह पंचांग 1957 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है और इसका प्रयोग सरकारी कार्यों, अधिकारी और दस्तावेज और अन्य राष्ट्रीय आयोजनाओं में किया जाता है। माने यह पंचांग 1957 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। गुप्त संवत 319 से 320 में आरंभ हुआ, इसका श्रेय जाता है। मैंने गुप्त संवत की स्थापना किसने किया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। गुप्त वंश से संबंधित गुप्त वंश के संस्थापक जो श्रीगुप्त था। गुप्त संवत की जो स्थापना 319 से 320 के बीच हुआ, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? तो यह अपने राज्यारोहण के समाकरण के रूप में किए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी प्रारंभ हुआ और गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जबकि भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी में शुरू हुआ, जबकि 4 नंबर गलत है। 1192 से शुरू हुआ था,
जबकि तीनों के ऊपर सही है। हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना की, किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत जो कलचुरिया द्वारा प्रयुक्त की जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रिकुट संवत को कलचुरी संवत भी कहा जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का श्रेय यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की। 1119 ईस्वी में राजा बन रहन और उसी समय लक्ष्मण संवत की स्थापना किए थे। इसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्ष से किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? तो 2009 में शक संवत होगा। कौन सा वर्ष? तो इसका आंसर जो होगा 1931। 78 ईस्वी में शक संवत कहा जाता है। 109 में से 78 घटा लेते हैं तो 1931 आएगा। समझिए यहाँ पर विक्रम संवत 2070 ईस्वी में ईस्वी संवत से रूपांतरित करने पर मान होगा तो 2013 होगा, जिसमें से 58 में थी। 57 वर्ष का अंतर है। ये ईस्वी सन विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर है। ईस्वी सन 2013 में विक्रम संवत 2070 चल रहा है। विक्रम एवं शक संवत के बीच का अंतर है 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम ने का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष होगा 600 होगा, जिसमें शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर 135 होता है। 465 में 135 जोड़ देने से 600 आ जाएगा। कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा है तो शक संवत क्या होगा? तो शक संवत क्या होगा? 1928। 63 में से 57, 58, 165 होता है। हमारे टोटल अंतर शक संवत विक्रम संवत 135 है कहीं की। 57 और 78 135। तो 2063 में से 135 माइनस कर देने से 1928 आएगा। पुरातत्व में अस्तर और विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन C14 कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास होता है। यह किसने कहा? तो बिलार्ड लिवी ने रासायनिक रेडियोकार्बन तिथि निर्धारित सन 1949 में रसायन शास्त्री बिलार्ड लिवी द्वारा रेडियोकार्बन विधि का आविष्कार किया गया। विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो बिलार्ड लिवी ने विकास किया था। कष्ट अस्तित्व और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग के निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म
प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव लिखना सीखा। जैसे प्रागैतिहासिक में मानव लिखे के ना जानता हन, ठीक। पुरातात्विक शास्त्र में से यह पता चलता कि प्रागैतिहासिक काल था। भारत के संदर्भ में इतिहास काल का आरंभ कब माना गया है? तो भारत के संदर्भ में इतिहास काल का आरंभ 6 ईसा पूर्व से माना गया है, 600 ईसा पूर्व से माना गया है। सिंधु सभ्यता अधैतिहासिक सभ्यता कहल गई क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला, लेखन प्रमाण मिला। सिंधुघड़ी सभ्यता अधैतिहासिक सभ्यता कहा गया क्योंकि यह लेखन का प्रमाण मिला और क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के तहत यहाँ लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया। हड़प्पा लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु यह अब तक पढ़ा नहीं गया है। लेखन प्रक्रिया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो यह 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भाग में किसने इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में बांटा है? तो सेलियरस ने बांटा है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचना दी है? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दिया है? अलबुर्नी ने। अलबुर्नी एक प्रमुख फारसी विद्वान और इतिहासकार था जिन्होंने भारत के बारे में व्यापक अध्ययन किया और उसने लेखन में गुप्त संवत के प्रारंभ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पाई। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की कौन सी महत्वपूर्ण शैली है? तो लेखन की महत्वपूर्ण शैली कौन है? तो अभिलेख और शिलालेख महत्वपूर्ण शैली है। इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत तीन भागों में बांटा है। इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटा है जेम्स मिल ने। इतिहास के समस्त निष्कर्षण युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है, यह कथन किसने कहा? इतिहास के समस्त निष्कर्षण युक्तिसंगत साक्ष्यों पर यह आधारित है, यह कथन किसने कहा था? कलिंगवुड ने कहा था। बीसी का फुल फॉर्म, यह पीछे भी सवाल आया था, माने बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी कहा जाता था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन वार्ता है, यह किस इतिहासकार का प्रसिद्ध कथन है? यह सवाल भी पीछे आया था। यह कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर का जवाब दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए या मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।